नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत। रुपाला ने तटरक्षक जहाज से चेन्नई से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में की यात्रा। केंद्रीय मंत्री ने सरकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। मछुआरों और मछली किसानों से इन योजनाओं से लाभ उठाने की अपील। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कृत प्रगतिशील किसानों को संसद भवन में बुलाकर किया सम्मानित। किसानों से वैल्यू एडिशन और किसान उत्पादक संगठन के गठन पर दिया जोर। कहा, किसानों को कृषि उत्पादों के व्यापार में आना चाहिए आगे। जब किसान हंसता है तो पूरा देश हंसता है। सभी वर्गों में आती है खुशहाली। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा कोची में आयोजित 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस संपन्न। कांग्रेस में भारत और विदेश के 1500 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। ICAR के महानिदेशक ने कहा, भारत की कृषि का भविष्य उज्जवल। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में होगी अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान परियोजना की बैठक। 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित बैठक में देश के 25 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना केंद्रों से वैज्ञानिक लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने NCR के 8 और 10 अन्य जनपदों के मंडल युक्तों एवं जिला अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, पराली जलाने पर वसूला जाएगा जुर्माना, दर्ज होगा FIR। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। रुपाला ने तटरक्षक जहाज से चेन्नई से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए यात्रा की और मछुआरों तथा मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। रुपाला मछुआरों के मुद्दों और सुझावों का पता लगाने के लिए उनके साथ बातचीत की और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, ताकि अधिक से अधिक मछुआरे एवं मछली किसान इन योजनाओं से लाभ उठा सके। वे मछुआरों और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। सागर परिक्रमा के 10वें चरण में आंध्र प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को हरियाणा से आए प्रगतिशील किसानों को अपने किए वादे के अनुसार संसद भवन में बुलाकर सम्मानित किया। दरअसल उपराष्ट्रपति बीते 8 अक्टूबर को हरियाणा के हिसार में एक दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विकास मेले के उद्घाटन किया था। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को नया संसद भवन देखने के लिए आमंत्रित किया। किसानों के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल व कृषि विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। किसानों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और कहा कि किसान होना गर्व की बात है। किसान होना गर्व की बात है। इससे हम थोड़ा दूर हट रहे हैं। हमें लग रहा है कि कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, IIT से पास हो गया, IIM से पास हो गया, तो खेती कैसे करे। मैंने वहां उदाहरण दिया था हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेले में कि बड़े अधिकारी, मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले IITN, IIM के कृषि व्यापार में आ रहे हैं। वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, वो सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, वो आपके उत्पादक का व्यापार कर रहे हैं। और जो दैनिक आवश्यकता है, आज के दिन सबसे बड़ी चिंता व्यक्ति को क्या है कि जो मैं खा रहा हूं, जिस पर मेरा शरीर निर्भर है, पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया का आधार है वो आहार।
उपराष्ट्रपति ने कृषि उत्पादों के व्यापार एवं निर्यात में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन और उनकी मार्केटिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। किसान खुद इनकी ट्रेडिंग क्यों नहीं करे? किसान खुद इनका व्यापार क्यों नहीं करे? इस व्यापार में असीम संभावनाएं हैं। किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, बड़े शहर में चले जाइए, सबसे बड़ा व्यापारी वो मिलेगा आपको जो कृषि उत्पादक में व्यापार करता है। वो जमाना गया जबकि पैसे के लिए आपको किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है। संस्थागत तरीके से आपको पैसा उपलब्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है। आप ये कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए। आप नौकर मत बनने की सोचिए, लोगों को नौकरी देने की सोचिए। जब ऐसे व्यापार में आप जाओगे तो आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी करेंगे, आपके यहाँ मैनेजमेंट के लोग आपको मदद करेंगे। ऐसा सोच के बाद आप कर पाओगे। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का शुक्रवार को कोच्चि में संपन्न हो गया। समापन समारोह को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि भारत की कृषि का भविष्य उज्जवल है और बड़ी संख्या में युवा उत्साह के साथ इस क्षेत्र में आ रहे हैं। कांग्रेस में 10 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इन विषयों में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के संबंधित सभी मुद्दे तथा भूमि और पानी, कृषि उत्पादन प्रणाली, उत्पादन, कृषि मशीनरी, जलवायु कार्रवाई, अर्थशास्त्र, नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा, सटीक खेती, वैकल्पिक कृषि, तटीय कृषि, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी प्रणाली में स्थिरता के मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस में 114 पेपर प्रस्तुत किए गए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 41वीं अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान परियोजना की वार्षिक बैठक 16 से 18 अक्टूबर तक होगी। विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही इस बैठक में देश के 25 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना केंद्रों से वैज्ञानिक भाग लेंगे। बैठक के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा बीते वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पराली जलाने पर किसानों से जुर्माना वसूलने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनसीआर के 8 तथा 10 अन्य जनपदों के मंडलायुक्तों एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर पराली प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल भी दिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को किसानों को पराली प्रबंधन के उपायों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवन, पूर्व न्यायाधीश अनिल आर दवे और हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किसानों की आय 2 गुना करने की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दलवई, आयुर्वेद के एमडी एमजे सक्सेना, ICAFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया और महान वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के देश के लिए किए गए योगदान को याद किया।
जम्मू और कश्मीर के कठुआ में मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन विशेष रूप से ट्राउट मछली के पालन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ के युवा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और मछली पालन कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। फिश फार्म जो है बनाया है और डिपार्टमेंट वालों ने जो है हमें फिशरीज डिपार्टमेंट वालों ने हमारे साथ जो है कोऑपरेट करके जो है हमें जो हमने ये तैयार किया है और जिसमें जनाब श्री पवन कुमार शर्मा एडी जो है और यहाँ के जो लोकल्स जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के मोहम्मद शफीक जो है इंस्पेक्टर हैं और बाकी जो इनके साथ जो तकरीबन जितने भी इनके साथ जो है फिशरी डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं वो बार बार हमारे पास यहाँ पे आते हैं और हमें गाइडलाइन करते हैं। टाइम पे हमें अगर कोई बीमारी वगैरह का लगती है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इनसे गाइडलाइन लेते हैं। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है और पूरा फिशरीज़ डिपार्टमेंट इनको हैंड होल्ड करके यूनिट चलवा रहा है और जिस तरह से यूनिट चल रहे हैं 4 तो सरथल में चल रहे हैं, एक डुगन में चल रहा है, एक सरथली में चल रहा है। ये सारे यूनिट फिशरी डिपार्टमेंट की एक मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ जो यहाँ पे हुई है क्योंकि ये एक तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एक लाइवलीहुड और इनकम का साधन है यहाँ के यूथ को। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन यहाँ पे 20 क्विंटल हो रहा है। ट्राउट फिश की डिमांड जैसे आपने बताया स्विट्ज़रलैंड तक इसकी डिमांड है। बहुत ही अच्छी मछली इसको माना जाता है, प्योर वाइट फिश है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। जो मछली खाते हैं वो जानते हैं कि बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन ये रहता है। तो इसमें हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिसमें 7 यूनिट लगे हैं उसमें हमारे पास हैचिंग यूनिट देने के भी स्कीम है। तो मैं जितने यहाँ पे लोकल यूथ जो कठुआ के सुन रहे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सामने आएँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरे, हम आगे से आपको हैचिंग यूनिट में 50% सब्सिडी है वो देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ अगर मार्केट इनकी देखें तो मार्केट जनरली बड़े शहरों में मार्केट ट्राउट फिश की अच्छी रहती है। तो कोई भी अगर ऐसा एंटरप्रेन्योर है, यंग लड़का है लड़की है या कोई भी जो इसको चलाना चाहता है, हमारे पास रेफ्रिजरेटेड वैन देने का भी एक साधन है, स्कीम है। तो ये रेफ्रिजरेटेड वैन में जो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है मछली, इसको ये अपने बड़े शहर में बेचने के लिए वहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिना किए वहाँ पे ले जा सकते हैं। इनको उसका बहुत अच्छा प्राइस भी मिलेगा। और मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर हिमालयी इलाकों में भी बारिश की संभावना बन रही है, जिसके चलते आज से लेकर 17 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार केरल और माहे के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने तथा बिजली गिरने की आशंका है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग हिस्सों में बारिश तथा वज्रपात के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों को असर अब बुंदेलखंड में भी दिखने लगा है। चित्रकूट जिले से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के दौरान बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट में श्री अन्न की खेती करना किसानों की पहली पसंद बनकर उभरा है, जहां करीब 25 साल बाद फिर से किसानों ने श्री अन्न की खेती शुरू की है। जिले के करीब 1000 किसानों ने 1200 हेक्टेयर में जहां श्री अन्न, सांवा, कोदो व रागी की फसल बोई है, वहीं 23,079 हेक्टेयर में ज्वार और 10,452 हेक्टेयर में बाजरा जैसे मोटे अनाज की फसलें भी उगाई जा रही हैं। जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ल ने बताया कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कोदो, सांवा व रागी की किट भी किसानों को निःशुल्क वितरित की गई। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए सरकारी प्रयास भी हैं और किसान भी इस तरफ जागरूक हुए हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो बाजार में बहुत अच्छी मिल रही है। किसानों को बीज मिनी किट निःशुल्क दिए गए थे प्रमोट करने के लिए, जिससे किसान प्रोत्साहित हो सके, उनके आसपास के किसान उसको अंगीकृत करके और अधिक क्षेत्रफल में उसकी खेती कर सके।
चित्रकूट में श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि 3 दशक पहले तक मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिलने के कारण किसानों का इन फसलों से मोह भंग हो गया था, लेकिन अब सरकार के प्रोत्साहन और बाजार में मोटे अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। मिलेट आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है और पहले बुंदेलखंड में लगभग कुछ ही एरिया छोड़ के सब में मिलेट ही होता रहा। ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी होता था, परंतु बीच में इसकी मांग भी घट गई और लोगों ने बोना भी कम कर दिया। परंतु इस वर्ष फिर प्रोत्साहन मिला है, रेट अच्छे मिलने हैं और मिलेट से लोगों का स्वास्थ्य भी सुधार होना है। सरकार भी जोर भर रही है तो, और हम लोग भी चाहते हैं कि तमाम बीमारियों से बचें। बोने में भी फायदा है, अगर सरकार पैसा मतलब अधिक रेट से खरीदती है तो हम लोग और ज़्यादा अधिक मात्रा में बोएंगे। भारत मोटे अनाजों यानी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। केंद्र सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हिस्से के रूप में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में भारत में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। चित्रकूट से विजय दीक्षित की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमॉट नेट के अनुसार गुजरात के सिद्धपुर मंडी में 12 अक्टूबर को देसी उड़द का भाव रहा 6,025 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 315 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,340 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,255 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 495 रुपए उछलकर 8,750 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 12 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,000 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 8,200 रुपए पर हुए। मालपुरा मंडी में 12 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,400 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आजमगढ़ मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 8,670 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,900 रुपए। गोरखपुर मंडी में उड़द 8,565 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,515 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन का हुआ था।
और देश में रह रही 46 मिलियन से अधिक विधवा माता बहनों को सामाजिक सम्मान के साथ अधिकार संपन्न बनाने के लिए 21 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग में केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी शेरी ब्लेयर और ब्रिटिश उच्चायुक्त सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों की मौजूदगी में भारत विडोज फंड की शुरुआत की जाएगी। भारत विडोज फंड की संकल्पना के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की प्रवासी भारतीय और ब्रिटिश सांसद लॉर्ड राज लुम्बा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज में हाशिए की जिंदगी जी रही विधवा माता बहनों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम करें। पीएम मोदी की इसी मुहिम को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय सांसद लॉर्ड राज लुम्बा। आइए बात करते हैं। सर, अगर बात करें विधवा माता बहनों की, भारत में कितनी विधवा माता बहनें हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने कौन कौन से इनिशिएटिव भारत में अभी किए हैं? भारत में 46 मिलियन विडोज़ हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम उनके लिए कर रहे हैं। हमने वाराणसी में 5000 विडोज़ के लिए काम शुरू किया था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने खुद लॉन्च किया था। अब 5000 नहीं, लेकिन 21,000 विडोज़ को हमने सपोर्ट किया है। और इसके अलावा हम बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई भी पढ़ा चुके हैं। अभी आप एक नया अभियान चला रहे हैं विधवा माता बहनों के सपोर्ट के लिए। हम नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत विडोज़ एम्पावरमेंट फंड, जिसका पर्पज़ ये है कि भी हम इंडिया में चाहते हैं कि भी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा विडोज़ को, और ख़ासकर वो जो विलेजेस में, गांव में रहती हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता, जिनके पास कोई पढ़ाई नहीं है, कोई जॉब नहीं है और उनके बच्चों की भी कोई लुक आफ्टर नहीं हो रही, उनको हम एम्पावर करना चाहते हैं, उनको हम स्किल्स ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लुम्बा फाउंडेशन में जीवन पर्यंत भागीदारी निभाने वाली लेडी वीणा लुम्बा हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं महिलाओं के प्रति इनकी संवेदनाएं जग जाहिर है, किस तरह कार्य करती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हर औरत की ज़िंदगी में कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये जो कठिनाई आती है जब उसके पति की मौत हो जाती है तो उसकी एक किस्म की दुनिया ख़त्म हो जाती है। उस हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि लुम्बा फाउंडेशन का ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर विधवा की मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, उनके बच्चों को पढ़ा सकें। कितने देशों में आपका ये विधवा माता बहनों और बेटियों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम चल रहा है? हमने ये कार्यक्रम 12 कंट्रीज़ में किया है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, भारत में, नेपाल में, सीरिया में, अफ्रीका में, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मलावी, इन सब कंट्रीज़ में काम किया है। साउथ अमेरिका में हमने ग्वाटेमाला और चिली में काम किया है। तो ये तो ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय NRI सांसद लॉर्ड राज लुम्बा, जिनका माना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधवा माता बहनों के समाज के कल्याण और विकास के लिए जिस तरह काम करें, उसी क्रम में उन्होंने भारत विडोज एम्पावरमेंट फंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए एक और जहां विधवा माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर समाज में हाशिए की जिंदगी जी रहे उनके जीवन स्तर को सुधार कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाकर स्वाभिमान बनाने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री S जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसांतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ सकेंगे और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा, नागपट्टिनम और कांकेसांतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कर्नाटक में 14वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल व्याख्यान में हिस्सा लिया। इस व्याख्यान का आयोजन एयरफोर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। नई दिल्ली में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के दूसरे दिन विभिन्न देशों के संसदीय अध्यक्ष शामिल रहे। इस कड़ी में सभी अध्यक्षों ने संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सांक्राइल इंडस्ट्रियल पार्क के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिकापति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो है करप्शन की गारंटी। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक ATM बन गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।